नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बिहार में रूठे मौसम ने एक बार फिर राहत दी है। बारिश होने लगी है, लेकिन बिहार की राजनीति में कहीं भी राहत नजर नहीं आ रहा। राहत की फुहारें गायब हैं। कहीं टिकट की मारामारी है तो कहीं सेनापति ही मैदान से बाहर हैं। बेहद ऊहापोह भरी स्थिति से हम आपको रूबरू कराएंगे। जानेंगे कि बिहार में कई बड़ी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में उतरने से क्यों घबरा रहे हैं, क्या है इस खेल की हकीकत। साथ ही दिखाएंगे कि समय कैसे बलवान होता है। झारखंड के चुनाव में वहां की पार्टी बढ़त में थी, तो अब बिहार के चुनाव में बारी यहां के बड़े दलों की थी। पूरा मामला क्या है आपको दिखाएंगे। साथ ही आज के डीएनए में ठगी का मामले का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। सबसे पहले बात बिहार की सियासत की। यह तय होना बाकी है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जिताऊ मुद्दा क्या होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी होगा जातिवाद के सहारे ही हो पाएगा। सब कुछ सोशल इंजीनियरिंग यानी जाति के आधार पर ही हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। सबका एक ही फॉर्मूला है, उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट जिसके वोट की गारंटी हो। जात की काट में जाति ऐसा तब है जब प्रदेश को विकास की खास दरकार है। बेशक विकास भी मुद्दा है। विशेष दर्जा, पैकेज, मॉडल, विकास के तमाम मोर्चों पर भी जंग लड़ी जा रही है, लेकिन यह सब जाति की मजबूत जमीन पर हो रहा है। अब देखिए, बीजेपी अब तक 153 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है और इसमें जातीय समीकरण का विशेष ध्यान दिया गया है। उम्मीदवारों की जारी सूची में सबसे अधिक 30 प्रत्याशी राजपूत जाति के हैं। राजपूत के बाद सबसे ज्यादा प्रत्याशी यादवों को बनाया गया है। बीजेपी ने 22 यादवों को टिकट दिया है। इसके बाद अनुसूचित जाति के 21 और 19 वैश्य को पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। वहीं 19 भूमिहारों और 18 ब्राह्मणों को भी बीजेपी ने टिकट थमाया है। पार्टी ने 14 अति पिछड़ा, 6 कुशवाहा, 3 कुर्मी, 3 कायस्थ, 2 मुस्लिम और 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जाहिर है, विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में बीजेपी ने जातीय गणित और केमिस्ट्री दोनों का सहारा लिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उसने जातीय समीकरण के आधार पर नहीं, उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर टिकट दिए हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी जाति और समाज से जुड़ा है, लेकिन मैंने जो आधार बताया आपको, उन आधारों पर हमने कार्यकर्ताओं का चयन किया है और फिर जो चयन किया है उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि इसमें युवाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं को पूरी भागीदारी मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, ऐसे जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का भी प्रतिनिधित्व इसके अंदर हो। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, चाहे वह किसान के क्षेत्र से हों, मजदूर के क्षेत्र से हों, व्यापार के क्षेत्र से हों, उद्योग के क्षेत्र से हों, हर क्षेत्र से भी जो प्रतिनिधि हैं, जो अपने क्षेत्र में भी संपर्क रखते हैं, वैसे लोगों को भी हमने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे लाख दलील दें, लेकिन समीकरण कुछ और कहते हैं। बीजेपी में टिकट बंटवारे में जातीय गणित और केमिस्ट्री के कॉकटेल में अब तक 20 से अधिक विधायकों के टिकट कट चुके हैं। जिन विधायकों का टिकट कटा है वहां उन्हें टिकट दिया गया है जो क्षेत्र के जातीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं। मजेदार बात यह है कि बिहार में सभी प्रमुख राजनीतिक दल जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करते हैं, लेकिन अंदर खाने सभी इन्हीं के मजबूत समीकरण को जीत का पक्का फॉर्मूला मानकर चल रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने अपने कोटे की 20 सीटों में से 5 सीटों पर दलितों को टिकट दिया है। इसके अलावा मुस्लिम जाति को 4, भूमिहार को 4, यादव को 2, कुशवाहा को 2, राजपूत को 1, कुर्मी को 1 और तेली जाति को 1 टिकट दिया है। अब देखिए, 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद यह हल्ला हुआ था कि बिहार का मतदाता जाति की राजनीति से उब चुका है और वो अब विकास चाहता है। इस चुनाव के बाद जेडीयू और बीजेपी की ओर से दावे भी किए जाने लगे थे कि आम बिहारी बाकी राज्यों की तरह विकास चाहता है और इसलिए अब जाति की राजनीति नहीं चलेगी। दावे में दम भी लगता था। उस चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने कुल 243 सीटों में से 209 सीटें जीती थीं। 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम ने बिहार से जुड़ी कई मान्यताओं को न केवल ध्वस्त कर दिया, बल्कि पुराने जातीय समीकरण के भी बदलने के संकेत दिए। एनडीए ने लोकसभा चुनाव के दौरान 17 सवर्णों को टिकट दिया और उसमें 14 जीते। 3 सवर्ण उम्मीदवार जो हारे वे निवर्तमान सांसद थे। भले ही एनडीए के अधिकांश सवर्ण प्रत्याशी चुनाव जीत गए हों, लेकिन जेडीयू और आरजेडी का कोई भी सवर्ण प्रत्याशी विजय नहीं हो सका।
जेडीयू ने 10 और आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने 8 सवर्ण जाति के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। तब आरजेडी का माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण भी दरकता नजर आया था। उस समय कहा गया कि बिहार की जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया क्योंकि एनडीए ने लोकसभा चुनाव कुशासन, भ्रष्टाचार, कालाधन, महंगाई और विकास के मुद्दे पर लड़ा था। लेकिन 16 महीने बाद बहुत कुछ बदल गया है। सभी पार्टियां विकास की बात कह तो रही हैं और जीत के लिए विकास और जाति के फॉर्मूले पर काम भी कर रही हैं। कहा जा सकता है बिहार में विकास प्लस जाति इक्वल टू जीत के फॉर्मूले पर सियासत आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि बिहार में जातिवाद की जड़ें बड़ी गहरी रही हैं। 127 साल पहले यानी 1887 में ही कायस्थों का सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। इसके 2 साल बाद 1889 में पटना में प्रधान भूमिहार महासभा गठित हुई। 1896 में बनी राजपूत महासभा। 1911 में गोप जातीय सभा, कुर्मी सभा और केवट सभा बनी। 1933 में त्रिवेणी संघ बना। ये पिछड़ों का पहला संगठन था। अभी तो कमोवेश हर जाति की उपजाति का भी अपना संगठन है। सबकी एक ही मांग है, संसदीय राजनीति में समुचित हिस्सेदारी। राजनीतिक दल इनसे भी ताकत पाते हैं या इन्हें अपनी जातिवादी तिकड़म का आधार बनाते हैं। बेशक चुनाव से जाति को अलग करना असंभव सा है, लेकिन इस कदर जातीयता असल में ये चुनाव जीतने का बड़ा सहूलियत वाला उपाय है। लेकिन जरूर हम वोटरों से अपील करेंगे, आप विकास के मुद्दे पर ही अपना कीमती वोट दीजिएगा, क्योंकि जरूरी आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए विकास है। इन सब के बीच चुनाव में जीत के लिए जहां सियासी पार्टियां नए नए समीकरण गढ़ रही है, वहीं कई बड़ी पार्टियां अपने प्रदेश अध्यक्ष को मैदान में उतारने से बच रही हैं। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष जनता की अदालत में जाने से क्यों बच रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, मंगल पांडे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू, रामचंद्र सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष एसपी। ये वो नाम हैं जिनके नेतृत्व में पार्टियों की गतिविधियां संचालित होती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन अपनी पार्टियों के दिग्गज चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी की सफलता और असफलता का संबंध अध्यक्ष से होता है। अगर पार्टी जीत गई तो अध्यक्ष की बल्ले बल्ले, और हार गई तो अध्यक्ष की किरकिरी तय मानी जाती है। ऐसे में इन बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला चौंकाता है। आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले का बचाव किया। से अध्यक्षता न करता है कि चुनाव लड़ता है। नहीं, बात असल है कि जो लोग अध्यक्ष थे, जो है पार्टी में अभी तो प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस है टिकट बंटने का, और टिकट में थोड़ी बहुत 19-20 इधर उधर कुछ होता है। तो मगर पार्टी के प्रति जो है, जो लोग निष्ठावान है वो पार्टी के साथ रहता है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार में सियासी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ते हैं। इससे पहले कई ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। अधिकांश प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार जाते हैं, जिसका असर पार्टी पर पड़ता है। गोपाल नारायण सिंह बीजेपी, रामचंद्र पूर्वे आरजेडी, अनिल शर्मा कांग्रेस, महबूब अली कैसर कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हारे थे। प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। दूर नहीं है, देखिए प्रदेश अध्यक्ष पूरे पार्टी का की पॉइंट होता है, जो पूरा कोऑर्डिनेशन करता है, और कहीं ना कहीं पार्टी की स्ट्रेटजी और प्लानिंग दोनों पार्ट में उसकी भूमिका होती है, और इम्प्लीमेंटेशन। तो जहाँ एक और स्ट्रेटजी और प्लानिंग भी देखना होता है, सेम टाइम उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका भी। तो एक चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं क्षेत्र में बंध जाता है, और जो दोनों चीज़ों को देखने में उसकी पूरी दिक्कत। अब 243 विधानसभा में चुनाव लड़ाना है किसी भी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं उसके पूरे कार्यकर्ता लगे कि नहीं लगे, हर तरह की जो स्ट्रेटजी पार्टी बना रही है वो स्ट्रेटजी नीचे तक उतरा कि नहीं।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर पार्टी अपना निर्णय लेती है कि वो ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो ऑलरेडी विधान परिषद के सदस्य हैं। हार का डर नहीं रहता है। हमारे कितने प्रदेश अध्यक्ष तीन ठो लड़े हैं, तीनों चौधरी मौली कैसर पिछले 2010 में चुनाव एज अध्यक्ष लड़े थे, हार गए। सदानंद सिंह 2005 में लड़े थे, चुनाव हार गए थे। आपको रामजतन बाबू 2000 में लड़े थे, चुनाव हार गए थे। इसलिए ऐसा डर नहीं है। लॉजिकली भी आप देखें तो ये सही बात है कि जब चुनाव का संचालन होता है, अभी तो हम लोग सिर्फ 40 सीट पर लड़े हैं, हम लोगों ने 243 पर भी लड़ा था, तो उसमें अध्यक्ष की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हमारे केंद्र से नेता आते हैं उसका कोऑर्डिनेशन, संचालन, बहुत तरह की बात होती है। आप लोग मीडिया लोग चूँकि हम लोग से जुड़े हुए हैं, सारी बात को जानते हैं। कहते हैं सेनापति ही सेना की अगुवाई करता है। अगर वो चुनाव हार जाए तो पार्टी पर तो उसका असर पड़ता ही है, साथ ही उसके राजनीतिक करियर पर भी असर पड़ता है। शायद इसी डर से प्रदेश अध्यक्ष कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। दरअसल बिहार में पार्टी अध्यक्षों का चुनावी अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में बड़ी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं तो वजह काफी हद तक साफ है। वैसे भी बिहार में प्रदेश अध्यक्षों के पास विधान परिषद के माध्यम से सदन में जाने का एक ऑप्शन तो है ही, तो भला ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने का जोखिम क्यों ले। पूर्वैया डीएनए में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। महागठबंधन में शामिल होने की जेएमएम की हर कोशिश नाकाम रही, जबकि पार्टी महागठबंधन में जगह पाने के लिए पटना से लेकर रांची तक कसरत करती रही। पार्टी ने अब अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महागठबंधन में जेएमएम की नो एंट्री को झारखंड चुनाव के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। कैसे, दिखी रिपोर्ट। महागठबंधन में जेएमएम की नो एंट्री कहीं झारखंड चुनाव का बदला तो नहीं, क्योंकि झारखंड चुनाव के दौरान जेएमएम ने महागठबंधन में शामिल दलों से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कन्नी काटी थी और अब बिहार चुनाव में महागठबंधन ने जेएमएम को किनारा कर दिया है। जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ने नीतीश से लेकर लालू यादव तक को मनाने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। अब पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। हमारी जो स्थिति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हम लोग पहले भी अपने से लड़े थे और इस बार भी हम लोग अपने ताकत पर लड़ रहे हैं। हमारा अपना जनाधार है वहाँ पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना वोट बैंक है और मैं समझता हूँ कि ये महागठबंधन ने बहुत बड़ी भारी गलती की है। वोटों का बिखराव होगा तो स्वाभाविक तौर पर उसका रिजल्ट में कहीं ना कहीं आपको उसका फल भोगने के लिए आप तैयार रहिए। झारखंड चुनाव में जेएमएम ने विपक्षी एकता में कांग्रेस को सबसे बड़ा बाधक बताया था, पर बदलते राजनीतिक समीकरण में कांग्रेस इस समय का तकाजा बता रही है। कांग्रेस को यकीन है कि जेएमएम के चुनावी मैदान में उतरने से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। समय और परिस्थिति के अनुकूल गठबंधन हुआ करते हैं। गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन हुआ भी, आगे भी हुआ, आगे भी संभावना बनी रहती है। अब परिस्थिति जिस प्रकार की उत्पन्न होती है उस आधार पर राजनीतिक दल निर्णय लिया करते हैं। ये राजद के खिलाफ एकजुटता का बाधक नहीं है, महागठबंधन को घाटा नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है इससे कोई घाटा होने की संभावना है। बिहार में जेएमएम का बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन झारखंड से सटे बिहार के विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी हार जीत तय कर सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में जेएमएम की नो एंट्री का क्या असर पड़ता है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए जेएमएम ने पूरी जोर आजमाइश की। रांची से लेकर पटना तक कोशिशें हुई, लेकिन अंत में बात नहीं बनी। जेएमएम ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महागठबंधन में जेएमएम की नो एंट्री को बदले के तौर पर देखा जा रहा है। याद कीजिए झारखंड का विधानसभा चुनाव, जब कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के साथ उसका गठबंधन नहीं हो पाया। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दल पहले से ये कहते रहे कि एक होकर लड़ना है, लेकिन सीट शेयरिंग पर पेंच फंस गया। जेएमएम का कांग्रेस से गठबंधन टूट गया। जेएमएम 80 सीटों पर लड़ा और कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी अलग मिलकर लड़े। कांग्रेस सबसे ज्यादा 66 सीटों पर लड़ी, जेडीयू 5 और आरजेडी 11 सीटों पर लड़ी।
अब जब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन ने जेएमएम को अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। माना जा रहा है कि जेएमएम से झारखंड का बदला बिहार में लिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो जरूर है जेएमएम का झारखंड में जो प्रभाव है वो बिहार में नहीं, इसलिए उम्मीद कम है कि पार्टी अलग लड़कर कुछ हासिल कर पाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए पूर्वैया डीएनए। आप देख रहे हैं पूर्वैया डीएनए। पुलिस डाल डाल तो ठग पात पात। पुलिस जैसे जैसे नई तकनीक से लैस हो रही है, ठग वैसे वैसे ठगी के नायाब तरीके ईजाद कर रहे हैं। हाल के दिनों में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी के मामले बढ़े हैं। एक रिपोर्ट। छत पर टावर लगवाएं, छत पर मोबाइल उपकरण लगवाएं, अपनी खाली पड़ी जमीन पर टावर लगवाएं और लाखों एडवांस सहित हर महीने मोटी रकम के साथ एक नौकरी पाएं। भला किसे आकर्षित नहीं करेंगे? लिहाजा ऐसे ही एक विज्ञापन के लालच में पड़ गईं लोअर बाजार इलाके की रहने वाली क्रिस्टन अपनी खाली पड़ी जमीन का उपयोग करना चाहती थी। ऐसे में अखबार का ये विज्ञापन उन्हें न केवल आकर्षित किया बल्कि पैसा कमाने का एक जरिया भी नजर आया। मोबाइल टावर लगाने का, उसमें वो लोग करीब 1 लाख से अधिक रुपया हमसे ले लिया। उसके बाद अब फ़ोन करते तो वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहा है। कभी रजिस्ट्रेशन कराना है, कभी यही क्या क्या सर्टिफिकेट निकालना है, ये सब बोल के लिया था। ये सब दिल्ली का है, ये सब दिल्ली का है। पैसा अकाउंट नंबर में डालें। हाँ, करण सिंह एक है, झारखंड से ही गए हैं, वो वकील हैं, तो उन्हीं के अकाउंट नंबर में डाले हैं। वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, फ़ोन उठाते ही नहीं है, लेकिन उनका विज्ञापन हमेशा आता है। क्रिस्टन ने अखबार में छपे विज्ञापन के उस नंबर पर कॉल किया तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर उससे कई किस्तों में पैसे मांगे गए। क्रिस्टन टावर लगवाने की लालच में 1,20,000 रुपए दे चुकी थी, लेकिन इसके बाद असली खेल शुरू हुआ। जब भी क्रिस्टन ने टावर लगवाने के लिए कॉल किया तो कोई कॉल ही रिसीव नहीं करता। हालांकि ये फ़ोन दिल्ली के नंबर से आता था, लिहाजा क्रिस्टन को यह भरोसा हो गया कि वो ठगी की बड़ी शिकार हो गई, तो उसने थाने में मामला दर्ज करवाया। अब पुलिस जांच में जुट गई है। पेपर में जो है विज्ञापन निकला था वोडाफोन कंपनी का टावर लगाने के लिए, और रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1,20,000 रुपया की ठगी कर ली गई है। मामला का जांच किया जा रहा है और इस संबंध में जो है आगे कानूनी कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसे विज्ञापन देखने के पहले जो है लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, ठगी का शिकार नहीं होना चाहिए। मोबाइल टावर के नाम पर ठगी का ये तरीका बिल्कुल नया है। ज़रूरत है आप उस विज्ञापन पर तब तक भरोसा न करें जब तक उसकी सत्यता की जांच न कर लें। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। और पूर्वैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।